बदलते हुए भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था पर आज हम भारत के बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेबी वशमपाइन जी से बात करेंगे। उसके पहले हमें वर्तमान की स्थिति जानना बेहद जरूरी है। हाल में ही वर्ष सन 2023-24 की जीडीपी ग्रोथ रेट में 8.2% की बढ़त देखने को मिली है, जिसमें मुख्यतः खनन निर्माण जैसे बड़े क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा है। परंतु लगातार कृषि क्षेत्र की जीडीपी ग्रोथ रेट का गिरना बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के सामने देश के किसान भाइयों के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि से जुड़े लोग ऐसी परिस्थिति में कृषि से जुड़े लोग यह प्रश्न सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब भारत कृषि प्रधान देश है भी या नहीं। आज हेलो प्रोफेसर के माध्यम से हम अपने अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेबी वशमपाइन जी से उपरोक्त विषय पर वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। हमारे साथ हेलो प्रोफेसर के प्लेटफॉर्म पर देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेबी वैशंपाइन सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऋतिक। सर, अभी जैसे ही रिसेंटली 2023-24 यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक का जो है वो पूरा जीडीपी का एक पूरा ग्रोथ रेट का अभी एक आर्टिकल आजकल अखबारों में बहुत चल रहा है। और जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो 8.2 दिखाई गई है पूरे वर्ष की। तो सर, इसमें बेसिकली हम आज आपसे बात करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कि जो पिछली जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन बता रहे हैं कंपैरिजन टू पास्ट ईयर। सर, आम संदर्भ में हम बात करें कि जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीडीपी है उसमें डाउन आया है, तो इसका मतलब सर क्या रहता है? जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें गिरावट आई है, तो सर इसका क्या सीधा मतलब निकलता है? देखिए, ऐसा है कि जीडीपी तो सामान्यतः पूरे देश की उत्पादन जो होता है देश में के अंदर उसकी वैल्यू को या उसके मूल्य को लेते हैं। लेकिन कुल मिला के जो जीडीपी देश की जो बनती है उसके साथ ही साथ देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, उसकी भी उत्पादन के मूल्य को लिया जाता है। उसको सामान्यतः जीडीपी नहीं कहते, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से जीडीपी कह सकते हैं। और उसको 3 भागों में सामान्यतः बांटा जाता है। एक तो जीडीपी टोटल हो गई जो वास्तविक जीडीपी है। दूसरी होती है, उसको 3 सेक्टर जो है वो है एग्रीकल्चर या कृषि, जिसमें कृषि और फॉरेस्ट्री, और तीसरा आता है फिशरी। इन 3 को मिला के एक प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। बनता दूसरा जो होता है उसको एक तरह से कहे जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मुख्य रूप से उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारे लेकर के इसको सेकेंडरी सेक्टर या सामान्यतः इंडस्ट्री भी कहा जाता है। और तीसरा जो है वो सर्विसेज सेक्टर है। जी तो सर। जो जीडीपी की ग्रोथ जैसे बताया 8.2% है, ये जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के मतलब ये तीनों सेक्टर्स को मिलाते हुए जो ग्रोथ निकली है ये वो है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि तीनों सेक्टर जिनका नाम अभी हमने लिया इसकी एक समान ग्रोथ। ये अधिकतर देशों में समान नहीं होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा होती है। उसको टोटल मिला के एग्रीगेट जो है वो लगभग 8.2% है। तो ये दिखा रहा है कि पिछले वर्ष इसी अवधि में जितनी जीडीपी थी अगर हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं तो उसकी तुलना में 8.2% इस बार अधिक उत्पादन हुआ है, उसका मूल्य अधिक है। तो ये है कि देश की जीडीपी जिसमें हाँ, तो सभी सेक्टर्स को देश मिलाते की हुए है। जीडीपी देश की जीडीपी का जो पूरा है ओवरऑल ग्रोथ हुई है, अगर हम तीनों सेक्टरों का देखें तो 8.2 की देश ने बढ़त की, हम्म। जिसमें खनन और निर्माण जो क्षेत्र है, 2 क्षेत्रों का विशेष योगदान भी बताया गया है। लेकिन सर, एक जो इसमें चिंता का विषय मैं कहूँ तो इस पे चिंता का विषय बता रहे हैं, पॉलिटिशियन भी इस पर चिंता का विषय बताते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि का है, हाँ।
उसमें 7.6 जो ग्रोथ रेट था पहले, हाँ उससे वो है ग्रोथ रेट गिरकर 0.6 रह गया है केवल। तो हाँ। इसको वो है एक बड़ा अभिशाप सा दिखा रहे हैं। अगर हम व्यापक रूप में विचार करें तो जो कृषि की जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट, कृषि की जो ग्रोथ रेट वो बता रहे हैं वो कम रही है और संपूर्ण देश की मिला के ज्यादा रही है, यह एक सामान्य सी बात है। यह इसमें जी कोई सर। चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि देश के जो 3 क्षेत्र मैंने बताए हैं उन तीनों में जो ग्रोथ रेट है या विकास की दर है वो हमेशा अलग अलग रहती है। सामान्यतया जो सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ सबसे अधिक रहती है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ उससे कम रहती है, और जो कृषि क्षेत्र है उसकी ग्रोथ कम रहती है। ये ग्रोथ रेट अलग अलग होने के परिणाम स्वरूप जब हम इसका कंपोजिशन, मतलब टोटल जीडीपी में कृषि का क्या अनुपात है या परसेंटेज है, इंडस्ट्री जी का सर। क्या परसेंटेज है, और सर्विस सेक्टर का क्या परसेंटेज है, ये जब देखते हैं तो अक्सर ये लगता है कि कृषि क्षेत्र हमारा पीछे जा रहा है, जी सर, उसके यही एक। उसके उत्पादन में कमी हो रही है। और जी सर। इसलिए ये बड़ी चिंता की बात लोगों को लग सकती है, खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण पॉलिटिक्स जो करते हैं, उनको ये लगता है कि कृषि हमारी पीछे जा रही है, और इसलिए फिर सरकार पे तमाम तरह के दबाव जो बनाए जाते हैं कि कृषि के ऊपर अधिक ध्यान दें। लेकिन जी सर। थोड़ा बहुत फर्क रहना ये लाजमी है, और दुनिया के प्रत्येक देश में ये ऐसा होता है कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होती है, फिर इंडस्ट्रियल है, और कुछ उसके बाद कृषि क्षेत्र हैं। वास्तव में जो एक विकास की जो थ्योरी है वो बताती है कि यह एक सामान्य बात है, क्योंकि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आज से लगभग अगर 100 वर्ष पहले कहें तो जी सर। अधिकतर कृषि आधारित थी। यूरोप और अमेरिका के देश को छोड़ दिया जाए तो दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं कृषि पर ही आधारित थी। भारत में भी ऐसा ही लगभग था। 1951 के करीब जो भारत में जीडीपी जो गणना की गई उसमें कृषि क्षेत्र का अनुपात या कृषि क्षेत्र का परसेंटेज लगभग 55% रहा। आज जैसे जो लगभग 15% के करीब है, हाँ, आज सर वर्तमान में पचपन 15%। प्रतिशत रहा। और उस 55% से ये निरंतर घटता रहा है, और तो निरंतर सर घटते इसमें रहने। एक चीज जो मैं बीच में टोकना चाहूंगा कि जो 55 सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, कि 55% और 15% उत्पादन के मामले में है, या आय के मामले में है, या किस, या फिर किसी अन्य सेक्टर से कंपैरिजन करके हैं सर? ये कुल जो है, देखिए, जो जीडीपी की गणना की जाती है वो उसकी मात्रा से नहीं होती है कि कितने टन उत्पादन हुआ है, इससे नहीं है, वो उसके वैल्यू से या उसके मूल्य से होता है। और जब जी उसका सर। मूल्य जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से एग्रीकल्चर की इनकम होगी। जी सर। तो जब इसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र की इनकम कम हुई है परसेंटेज की दृष्टि से, लेकिन कुल कृषि की आय कम नहीं हुई है। अगर हम केवल मात्रा की दृष्टि से देखें तो 1951 की तुलना में आज, जबकि जनसंख्या 4 गुनी हो गई है, सबको आज जी सर। खाना मिल रहा है। उस समय 50 और 60 के दशक में तो वास्तव में भुखमरी की स्थिति थी। तो हमारा जो कृषि का उत्पादन है ये 4 गुना, जितनी जनसंख्या बढ़ी इससे कहीं ज्यादा, लगभग 6 गुना 7 गुना तक कृषि का उत्पादन बढ़ा है। और जब जी कृषि सर। का उत्पादन बढ़ा है तो कृषि से होने वाली आय भी बढ़ गई है। तो इसलिए कृषि क्षेत्र का जो परसेंटेज है, भाग जो है उसका, वह कम होना, इसका ये तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि कृषि कम हो रही है। कृषि जी का सर। ग्रोथ होता रहा है, जैसा कि अभी हमने बताया कि 4 गुने से अधिक उत्पादन हो चुका है, और इस वजह से इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और जैसा मैंने कहा था कि यह अर्थशास्त्र की एक थ्योरी है जो विश्व के अधिकतर देशों में देखी गई है कि जब कोई भी देश विकास के रास्ते पे चलता है तो सामान्यतः एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग या संसाधन वे इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होते हैं। भारत में भी 50 और 60 के दशक में बहुत बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर लेबर इंडस्ट्री की तरफ है। जब उसका और विकास होता है तो फिर ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, आज के जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, इन सेक्टर्स का और ज्यादा विकास हुआ।
इस वजह से उन क्षेत्रों का, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसका विकास एग्रीकल्चर की अपेक्षा ज्यादा तेजी से हो रहा है। और इस वजह से एग्रीकल्चर जो है, वो कृषि का जो अनुपात है, उसका भाग है कुल उत्पादन में, वो कम हो गया है। और विश्व के सभी देशों में, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति, तब भी हुआ कि कृषि के लोग जाके इंडस्ट्री में आए। अमेरिका में भी ऐसा रहा, यूरोप के भी देशों में रहा। और आज अगर देखें, बहुत से जो विकसित देश हैं, वहां कृषि का योगदान, परसेंटेज योगदान पूरी अर्थव्यवस्था में 7-8% है, केवल 7-8% है। और ऐसा नहीं कह सकते कि वहां के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। वो यहाँ के लोगों जी से ज्यादा अच्छा खा रहे हैं, ज्यादा अच्छा ले रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है। तो एक तरह से ये देश में के विकास का इंडिकेटर है कि कृषि की तुलना में अन्य सेक्टर्स बढ़ रहे हैं। तो इसको सामान्य बात है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कृषक भी सर, पहले तो से अच्छी आप कहना तुलना चाह में। रहे हैं कि जो देश विश्व के विकसित देश हैं उनमें जो कृषि का अपने यहाँ जो अनुपात है वो वहाँ और कम है, जैसे कि आपने बताया और कि कम, 6-7% है। बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। भारत में भी ये अभी और नीचे जाएगा सर? हाँ, जैसे अवश्य कि हम जाए। डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ेंगे, डेवलपिंग से हाँ, डेवलप्ड होंगे, तो क्या और कम हो जाएगा सर? अवश्य अवश्य कम होगा, अवश्य। अभी मैं कहूँ तो डेटा बताऊं, अवश्य कम होगा। अगर हम पिछले 5 वर्षों का ही देखें, मैंने जब सवेरे इस विषय पे बात हुई, तो मैंने जो वास्तविक आंकड़े देखे, तो हमने 2 वर्षों की तुलना की। आज की 22-23 लिया, जिसका सारा डेटा उपलब्ध है। ये जो 23-24 का तो अभी केवल अखबारों में आया है, जो पूरा डेटा है 22-23 का वो मैंने लिया, और उसमें इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। तो 2023 में जो तीनों सेक्टर्स जो हैं, उसमें कृषि जो है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, इसका अनुपात 15.13 है। 22-23 का बता रहा हूं, थोड़ा सा अब फर्क होगा। इंडस्ट्री का 22.25 है, और सर्विसेज का है 62.61। ये 22-23 का था। अब हमने कहा कि बहुत लंबी अवधि की नहीं, केवल 5 वर्षों की तुलना कर लें, तो हमने इसमें आंकड़े लिए 17-18 का। 17-18 में एग्रीकल्चर का अनुपात, कुल उत्पादन बढ़ा है, मैं उसको भी आऊंगा। एग्रीकल्चर का जो पहले 15.13 था, वो 15.3 रह गया है। तो थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़े से अनुपात में बढ़ सकता है। इंडस्ट्री का जो था वो 23.36 हो गया है, एग्रीकल्चर से अधिक है। और सर्विस सेक्टर का जो कुल अनुपात है, वो 61.36 हो गया 17-18 में। तो 17-18 की तुलना में ही 22-23 में एग्रीकल्चर का अनुपात कम हुआ है, और बाकी सबका बढ़ा है। ये केवल 5 वर्ष का दे रहे हैं, और ये 5 वर्ष का। ट्रेंड लगभग लगातार चलता रहा है। इसलिए मैंने कहा कि पहले 55% कृषि थी, अब केवल 15% हो गई है। और इधर का भी बता दूं मैं, केवल कृषि का हम उत्पादन देखें, तो कृषि का उत्पादन जो है 21.42, इन 5 वर्षों में 21.42% बढ़ा है। 5 वर्षों का, 17-18 से 22-23 तक का। और जी सर। सर्विस सेक्टर का 25.22 बढ़ा है। तो इस कारण से इन 5 वर्षों में भी कृषि का उत्पादन और कृषि की आय बढ़ी है। और लेकिन सर्विस सेक्टर क्या है, 25% बढ़ गई है। इस कारण से कृषि का अनुपात कम हो रहा है। सर, आपका कहने का मतलब है साधारण शब्दों में कि जो कृषि का ग्रोथ रेट है वो अन्य जो दो सेक्टर हैं उनके मुकाबले कम है, इसलिए वो हमें बहुत कम लगता है देखने में। हाँ, बिल्कुल से बिल्कुल, उसकी जो अनुपात दिखता है वो कम हो जाता है। और जो पहले अभी पूछा कि क्या ये और कम होगा, मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर जी बढ़ेगा, सर। जो कि बढ़ रहा है, वह यह अनुपात उसका कम हो जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। 50 के दशक और 60 के दशक में लोग आज अच्छा खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का खा रहे हैं, अनुपात कम होने के बावजूद। तो आगे जाके भी लगभग ऐसा ही होगा। इसका कारण थोड़ा सा मैं बता दूं। जी सर। इसका कारण मैं बता दूं कि कृषि की तुलना में जो वैल्यू एडिशन कहते हैं, जो उसकी उसमें जो वृद्धि, मूल्य वृद्धि जो होती है, वो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा होती है कृषि की तुलना में। और इस वजह से उसकी ग्रोथ रेट, जो वैल्यू एडिशन होता है, वो सर्विसेज सेक्टर में सबसे अधिक होता है। और इस वजह से उसकी ग्रोथ रेट अधिक रहती है, कृषि की कुछ कम रहती है।
प्रश्न ये भी है कि जब भी किसानों से ये सवाल किया जाता है या किसानों को ये सवाल बताया जाता है तो इस तरह से उनको दर्शाया जाता है कि अब आपकी देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कम हो रही है। हाँ, हिस्सेदारी कम हो रही है, ये बात तो सही है। हाँ, लेकिन इसमें मैं बता दूं, तो ये जो कहते हैं ना कि पहले कृषि प्रधान भारत देश था हाँ और सर। आज वो कृषि प्रधान नहीं रह गई, तो जो कृषक लोगों की स्थिति खराब हो गई है, ऐसा ऐसा हाँ प्रदर्शित सर। करने का प्रयास होता है कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो यह भी अपने में ये इसलिए सही नहीं है कि अनुपात कम होने के बावजूद जो कृषक लोग हैं उनकी स्थिति पहले से सुधरी है, गांव में भी सुधरी है, भुखमरी नहीं है। अधिकतर किसानों के पास आज ट्रैक्टर हो गए हैं, अच्छा हाँ उनको मिल रहा है। और बहुत सी जो योजनाएं सरकार से जो कृषि को सब्सिडी वगैरह मिलती है, तो सब्सिडी वो आ कहाँ से रही है? वो आ रही है सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल से, क्योंकि अधिकतर कर या टैक्स तो वहीं लग रहे हैं। टैक्स जी के सर। रूप में जो आय आती है उसका बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर में जा रहा है। तो ये उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोग हमारा हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि आपको दूसरे से कुछ मिल रहा है। सर लेकिन एक किसानों का यह भी आरोप रहता है कि अन्य दोनों सेक्टरों पे कि ये दोनों सेक्टर को जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं या जो बेसिक चीजें जो दे रहे हैं जिनसे ये चल पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र से ही जा रहे अब देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। हैं, कनेक्टेड है सर। जी सर। कनेक्टेड हैं। एग्रीकल्चर से जो उत्पादन होता है वो काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, जिसको एग्रो इंडस्ट्रीज कहा जाता है। फूड टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो कहा जाता है, बेकरी का सेक्टर है, बिस्किट्स का, जितने खाद्य पदार्थों से जुड़े हैं जिसको एफएमसीजी कहा जाता है, उनका रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से आ रहा है। उसके बाद उनका विक्रय और उनमें विनियोग, ये सब चीजें सर्विसेज से हो रही हैं। अगर वो अपने यहाँ कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है सर्विसेज से। जो कोल्ड स्टोरेज लगे हुए हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सर्विस सेक्टर के रूप में आ रहे हैं। तो जो कोल्ड जी सर। स्टोरेज सेवा कृषि की कर रहा है, लेकिन उसको गणना की जाती है क्योंकि वो सर्विस है, उसकी गणना सर्विस सेक्टर में की जाती है। तो ये लगेगा कि हमारे पास कम आ रहा है, ऐसा नहीं है। उसके लाभ तो आपको भी मिल रहा है। जो टेलीफोन सब जगह आ गए हैं, सेल फोन सब जगह आ गए हैं, डेटा सब जगह मिल रहा है, सब जगह फोन मिल रहे हैं, तो ये कहाँ से उनको लाभ हो रहा है? इसी से हो रहा है कि सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। और जो मैंने कहा कि जो सरकार की मुख्य आय इन दो सेक्टर से अधिक होती है, वो बहुत बड़ा हिस्सा कृषि में आ रहा है सब्सिडी के रूप में, तो वो भी तो एक लाभ मिल रहा है। तो ऐसा जी सोचना कि ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये सही नहीं है। सर एक कॉमन सवाल आपसे है जिसमें मैं केवल आपकी राय लेना चाहूंगा कि जब भी जीडीपी की ग्रोथ रेट जारी होता है हर तिमाही में तो किसानों को जब पता चलता है या उनको बताया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में कि भाई आपका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है तो उनका एक आरोप रहता है कि सरकार कृषि क्षेत्र पर कम ध्यान दे रही है या सरकार जो है वो उद्योगपतियों की सरकार है। तो इस पर सर हाँ, आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखो ऐसा है कि पहले तो ये बताने की जरूरत है कि आपकी ग्रोथ रेट कम नहीं हो रही है। मैंने अभी भी बताया हाँ कि इन आपने सर अभी 5 बताया। वर्षों में कृषि की ग्रोथ रेट 21.4, मतलब 21.5% लगभग रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर की 25 रही है। तो इनकी भी ग्रोथ रेट 21-21.5% केवल 5 वर्षों में हुई है। तो ग्रोथ रेट कम कहीं नहीं हो रही है, तुलनात्मक रूप में अन्य सेक्टर्स की तुलना में ये कम हो रही है। एक तो ये बताने की जरूरत है। तो जो भागीदारी अगर शब्द है, भागीदारी थोड़ा सा ऐसा शब्द है कि ऐसे लगता है कि उनके महत्व कम हो रहा है, कि जो हाँ कुल में जो अनुपात है वो कम हो रहा है। तो यह अनुपात कम होने का यह अर्थ नहीं है कि आपकी आय कम हो रही है, आपकी आय तो बढ़ी रही है पहले की जी तुलना सर। में। अब प्रश्न यह है कि वो उनके हित में है कि नहीं। सवाल उन्हें लगता है कि हमारे हित में नहीं है। हित में है कि नहीं? जी सर। अब इसका उत्तर ऐसा है कि जो मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि में, जैसे अभी एक मैं आंकड़ा देता हूं कि कृषि का शेयर जो है परसेंटेज, ये अभी मैंने बताया 15% के लगभग है। लेकिन श्रमिकों की जो संख्या है, एम्प्लॉयमेंट जो है, ये कृषि में 46% है जी सर। और सर्विस सेक्टर में लगभग 30% है। एम्प्लॉयमेंट केवल 30% है और उनका शेयर है 60% है सर्विस सेक्टर का।
अब इसका मतलब है कृषि में उत्पादकता कम है कि 46% लोग उत्पादन केवल 15% का कर रहे हैं। तो सारे श्रमिक अगर एग्रीकल्चर में ही लगे रहेंगे तो पूरे देश की उत्पादकता कम हो जाएगी, और कृषक भी ये पाएंगे कि हमारे सारे परिवार के लोग कृषि में ही काम कर रहे हैं और जितना उत्पादन है उसी में हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये उनके भी हित में है, और ऐसा वास्तव में हो भी रहा है। जो किसान के परिवार के बहुत से लोग एग्रीकल्चर इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, कल कारखानों में काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे उनको मान लीजिए कुल आय 3,000 रुपये महीना हो रही है, तो वहां उनको 10,000 रुपये हो रही है इंडस्ट्री में। और जब वो सर्विस सेक्टर में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म में गए या IT सेक्टर में गए, तो उनको 20-30 हजार रुपये मिल रहे हैं। तो उन्हीं के लोग, एग्रीकल्चर के ही जो परिवार के अन्य सदस्य जब कृषि से बाहर जाते हैं तो उनकी आय बढ़ रही है, और उत्पादन तब भी उतना ही हो रहा है। तो ये प्रक्रिया चालू रहना, ये कृषि लोगों के हित में इसलिए है कि उनके ऊपर जो फैमिली का बर्डन है वो कम होता जाएगा। और जब उनका बर्डन कम होता जाएगा तो उन्हीं के बच्चे जब इंडस्ट्री में अच्छी जगह पहुंचेंगे, सर्विस सेक्टर में अच्छी जगह पहुंचेंगे, तो वो घर में भी उसका उस धन को भेजेंगे। जैसा कि अब हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, बताऊं कि चेन्नई में, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पंजाब हाँ में सर, काम ठीक कर है। रहे हैं। तो वो अपना पैसा घर ही पे तो भेज रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हाँ। ही तो पैसा आ रहा है। तो ये जो लोग बाहर जा रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, तो उत्पादन तो उतना ही हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है। हाँ लेकिन सर। अब उनको मूल्य ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि उन्हीं के परिवार के सदस्य बाहर से ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। तो ये सबके लिए लाभदायक है। केवल ये नहीं सोचना कि ये शहरी क्षेत्र के लिए लाभदायक है, उनके लिए भी लाभदायक है कि उनके जो 4 बच्चे हैं, अगर चारों कृषि में रहेंगे तो सबकी आय कम हो जाएगी। तो अच्छा है कि 2 लोग कृषि में रहें, 2 लोग बाहर जाके नौकरी करें, और वो पैसा अपने घर पे भेजते रहें। जी सर। सर, एक चीज और आपसे पूछेंगे कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर 50% या मैं कहूँ 60% हुआ करता था, तब भी उसमें जो है लोगों की संख्या अधिक रहती थी। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का हम कहें तो थ्री और बाई उस फोर समय 30/4। उस समय 70% से अधिक कृषि पे रहते थे। और आज भी सर, जब उसका उसका इकोनॉमी में तो शेयर कम हो रहा है, लेकिन उसमें जो हाँ। लोग कनेक्टेड हैं, जो पॉपुलेशन कनेक्टेड है, वो फिर क्यों सर ज्यादा हो रही है सर? नहीं, ये ज्यादा जैसे नहीं कि हो रहा है। नहीं, ज्यादा नहीं, पहले 70% थे, अब केवल 46% रह गए। लेकिन फिर भी सर, तब उसका प्रतिशत सर अलग था। आज हाँ, प्रतिशत सर किसी का घट गया है। राइट। तो 15% इसका, में 40% लोग हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आवश्यकता है, सभी के हित में है कि एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग वे कृषि से बाहर निकलें, वे इंडस्ट्री में जाएं और सर्विस सेक्टर में जाएं, टूरिज्म में जाएं, छोटे मोटे उद्योग लगें या स्वरोजगार करें, एंटरप्रेन्योरशिप करके बाहर जाएं। तो उनका प्रतिशत जो मैंने अभी 46% बताया, वो धीरे धीरे कम होते हुए 25-30% रह जाएगा। तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर के उत्पादन पे जो लोग ज्यादा हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जैसे अगर विदेश में बात करूं, केवल 2-3%, 4% लोग कृषि में हैं, और उत्पादन वो उसका 7% करते हैं, तो वहां टोटल मैकेनाइजेशन हो चुका है। सर, तो ये जो आप बार बार विदेश की बात कह रहे हैं, तो सर इसमें हम एक सिंपल स्टेटमेंट ये देख सकते हैं कि जितनी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री है, वहां भी जो एग्रीकल्चर की स्थिति है वो भारत जैसी ही है। भारत से भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो अनुपात है वो कम है। हाँ, बिल्कुल। अगर अब इसमें मैंने टोटल डेटा नहीं लिया है, लेकिन अधिकतर विश्व के देशों में देखेंगे जो थोड़े विकसित हो गए हैं, मैंने इसीलिए कहा अफ्रीका के कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, हाँ हाँ तो सर, आपने। अधिकतर देशों में ऐसा ही है कि अधिकतर लोग या तो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जो उद्योग में, इंडस्ट्री में, या सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, उनका भी अनुपात कम हो रहा है। तो यहाँ कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, केवल यह है कि अभी 45% है। इसका कारण भी है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक है, तो एग्रीकल्चर के वहाँ गांव के गांव में ही बने रहते हैं। और एक कारण और है कि जैसा मैंने बताया कि जो बाहर जा रहे हैं, वे बाहर उद्योगों में या सर्विस सेक्टर में काम करने नहीं जा रहे, वो अपने परिवार को गांव में ही छोड़ देते हैं। इसलिए हाँ गांव सर। में रहकर वो थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं, तो उनकी गणना एग्रीकल्चर सेक्टर में कर ली जाती है। वो उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक मजदूरी बाहर मिलती नहीं, वो खर्चा ज्यादा होता है हाँ सर, शहरी बिल्कुल क्षेत्र सर। में जाके। तो वो परिवार को यहीं रखते हैं, अपना पैसा भेजते रहते हैं।
तो इसलिए उनकी गणना एग्रीकल्चर में की जाती है। और एक और चीज बड़ी विचित्र लोगों को लगेगी, जो लेबर एम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो कृषि में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का लेबर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जी सर। जबकि इंडस्ट्री और सर्विस में पुरुषों का ज्यादा है। लेकिन और सर हो सकता है कि ये जो महिलाओं को काउंट किया जा रहा है, ये सब वो सभी हाउसवाइफ हैं जो केवल घर में रह के केवल कृषि को सपोर्ट करती हैं, एक बड़ी संख्या सर वही होगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन घर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं इसलिए उसकी गणना उसमें कर ली जाती है। और कहाँ गणना करेंगे, और तो कहाँ सर गणना। कई बार ऐसा भी होता है, वो कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, भले वो अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट अपनी हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी गणना एग्रीकल्चर सेक्टर में होती होगी। अब देखिए, इतने बड़े आंकड़े जब एकत्रित किए जाते हैं तो ये नेशनल सैंपल सर्वे एक होता है, उसमें एक छोटा सा सैंपल लेकर के गणना की जाती है। पूरे देश का सेंसस तो 10 वर्षों में होता है, तो 10 वर्ष बाद आंकड़े आते हैं, और 2021 में तो सेंसस किया ही नहीं गया। तो नेशनल सैंपल सर्वे जो किया जाता है उस वो बहुत 100% सही नहीं होता, ये बात अपनी जगह है, लेकिन बहुत गलत भी नहीं है। इसलिए जो आंकड़े मैंने बताए, अगर उसको हम थोड़ा बहुत चेंज करें तो 1-2% चेंज हो पाएगा, 2-4%। तो अंत का जो एक सवाल हमारा, जो एक बड़ा सवाल था आज का, मुख्य सवाल जिसका दर्शकों को भी इंतजार था, कि क्या भारत कृषि प्रधान देश खत्म हो सकता है? ये जो टैग भारत के पास पिछले कई सालों से रहा है, दशकों से रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो क्या आज की स्थिति में क्या भारत अब कृषि प्रधान देश बचा हुआ है, या फिर क्योंकि उसका परसेंटेज या जो अनुपात है वो कम हो गया है, तो अब ये टैग भारत का आगे हट सकता है, या अभी नहीं हटा है सर? वास्तव में देखें तो भारत कृषि प्रधान देश पिछले 50 वर्षों में नहीं है, जब उसका कृषि क्षेत्र का उत्पादन 50% से कम हो गया। तो मैंने जैसे बताया 55% 1951 में था, तो 60 के जी लगभग 1960 के करीब वो 50 से कम हो गया होगा, ऐसा मैं लगभग अंदाज बता रहा हूं। लेकिन ये ट्रेडिशनली बात कही जाती रही है कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये सदियों से हम लोग सुन रहे हैं, इसलिए सब अभी भी उसको कह रहे हैं। उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से ये कृषि प्रधान नहीं है, जी लेकिन रोजगार की दृष्टि से जैसे मैंने बताया 46% है, इसको 1-2% कम ज्यादा भी किया जा सकता है, जैसा अभी तुमने कहा। हाँ सर, वो फ्लक्चुएट। तो उस दृष्टि से इसका अभी भी महत्व है, क्योंकि लगभग आधी जनसंख्या कृषि पे निर्भर है। तो इसलिए कृषि, अच्छा दूसरी एक बात कहेंगे, कृषि का महत्व कम नहीं है, इसका अनुपात कम होने का अर्थ नहीं है कि कृषि का महत्व कम हो गया है। हाँ सर, हमें महत्व वही तो है बराबर। जीवन जीने के लिए तो भोजन की आवश्यकता होनी ही होनी है। तो इसलिए, और अगर कृषि पे संकट आ जाता है तो उसका प्रभाव सभी लोगों पे होता है, चाहे वो कृषि पे निर्भर हो, चाहे सर्विस सेक्टर पे निर्भर जैसे हो, कि अभी चाहे। आपने बताया कि सर सारी इकोनॉमी, तीनों सेक्टर जो है आपस में कनेक्ट है सर, तो फिर अगर हाँ, कृषि ही कनेक्टेड है, और सारा रॉ मटेरियल कृषि से आता है। पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कृषि के ही इकोनॉमी उत्पादन, का, अगर कपास के हम लोग उत्पादन सर पे एक है। वर्ड दें, क्या ये सही हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी का, या तीनों सेक्टरों में वो पहला स्टेप है कि अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो हो सकता है सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर दोनों फेल हो जाए? हाँ, ये है, काफी हद तक है, लेकिन ऐसे बहुत से देश हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे जापान उपान में, क्या वो अपने फैक्ट्री वगैरह हैं, यूरोप में है, वो अपना कच्चा माल दूसरे देशों से ले रहे हैं, और बहुत सा खाद्यान्न का वो इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं पिछले वर्ष इंग्लैंड गया था, यूरोप में भी अधिकतर इंपोर्ट, सारा खाद्यान्न वो भारत और दूसरे देशों से ले रहे हैं। तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का तो नहीं कहेंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड जितना है, आटा है या खाद्य पदार्थ जो है वो सब भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एक प्रश्न इसमें थोड़ा सा और बता दूं, कि क्या अगर एग्रीकल्चर का परसेंटेज अगर मान लें कि 40% हो जाए, तो ये कैसे किया जा सकता है जिससे कि लोगों का, कृषकों को लगे कि हमारा भी शेयर बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें एक बड़ी भारी समस्या है कि कृषि का उत्पादन, अगर जितना आज उत्पादन है, हम कहेंगे 5 साल बाद डबल कर दिया जाए, तो जब कृषि का उत्पादन 5 साल में डबल हो जाएगा, तो जनसंख्या तो 10%, 15% बढ़ेगी 5 साल में। तो जो एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ है उसको कंज्यूम कौन करेगा? जी सर। जब जो कंज्यूम नहीं आज कर। सरकारें गेहूं खरीदती हैं, किसान सरकारों से कहते हैं कि भाई हमारा जो उत्पादन हुआ है उसको हाँ, आप खरीदिए, या उसका सही हम खरीद उचित मूल्य लीजिए, तो दीजिए। सरकार ये कहती है हम खरीद के करें क्या, जब खाद्यान्न जो ऐसी चीज नहीं है कि उसको 5 वर्ष रखा जा सके, 5
5 वर्ष बाद उसका उपभोग करेंगे। खाद्यान्न अधिक से अधिक 1 वर्ष में उसका उपभोग हो जाना चाहिए। तो अगर लोगों की डिमांड नहीं होगी तो उस एक्स्ट्रा जो उत्पादन कृषि का हो रहा है उसके दाम एकदम से गिरेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट होती हैं उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। तो आय बढ़ने से लोग खाना अधिक नहीं खाते, भोजन अधिक नहीं खाते, भोजन उतना ही खाते हैं या कभी कभी कम भी खाते हैं। तो इसलिए अगर कृषि का उत्पादन कहें, जैसे कह रहे हैं कि बहुत डबल कर दिया जाना चाहिए, 50% बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इसको, इसकी मांग कौन कंज्यूम करे, कैसे, या इसको स्टोर कहाँ खरीदेगा किया कौन? जाएगा, कंज्यूम कहाँ किया? हाँ, खरीदेगा कौन? जब खरीदने वाला नहीं है तो दाम गिर जाते हैं, जैसा कि अक्सर गन्ने के इसमें होता है, आलू का हो जाता है, दाल का हो जाता है, गेहूं का हो जाता है। जब ज्यादा उत्पादन हो जाए उसके दाम कम होते हैं, तब कृषक लोग कहते हैं कि भाई हमें दाम नहीं मिल रहे हैं। तो दाम तो डिमांड और सप्लाई के आधार पे मिलेंगे ना। अगर जी सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी तो दाम और कम हो जाएंगे, तो वो भी उनके हित में नहीं है। सर, तो एक कृषि पर हमने बहुत बात की है और इससे हाँ, हमें मैं लगता एक है कि बात और कह दूं, एक बात और कह दूं। जी सर। कृषक लोगों की आय बढ़ाने की जरूरत है, प्रश्न इस बात का है। हाँ, तो कि आय आय कैसे सर? बढ़ाने का सबसे अच्छा है कि उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। वो कम साधनों में या कम जमीन पे ज्यादा उत्पादन करें, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, नए प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करें। जैसे फलों के उत्पादन में ज्यादा लाभ आजकल सामान्यतः देखा जाता है, सब्जियों में भी ज्यादा होता है, लेकिन उसमें भी मौसम की वजह से कभी कभी खराबी आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे फलों के आधार पर अगर हम करेंगे तो फलों की विदेशों में भी बड़ी मांग रहती है। बंबई की तरफ के आम वगैरह दुबई और तमाम देशों में जाते हैं। तो फलों के उस पर अगर ज्यादा ध्यान, और आईसीएआर ने इस बारे में पिछले 10-15 वर्षों में बहुत काम किया है, इसलिए लगभग हर शहर में ढेरों फल दिखते हैं जो 20 साल पहले कहीं नहीं दिखते थे। फलों की दुकानें सब जगह है। तो ये फलों का उत्पादन बहुत बढ़ा है और ये अच्छी बात है। सर, तो आज की चर्चा में कई महत्वपूर्ण चीजें लोग जानेंगे जब ये वीडियो उनके बीच में पहुंचेगा, कि हाँ, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर का गिर रहा है, वो है उनके लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि उनको अपनी खेती है, जो उनका कार्य है, उसको उनको थोड़ा परंपरागत मैं, तरीके से थोड़ा हटकर हाँ, करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर का जिसमें ग्रोथ रेट कम नहीं हो रहा है। मैं अभी बताया कि 21% केवल 5 वर्षों में बढ़ा है। तो सर, इसी एग्रीकल्चर के का साथ साथ एक उसका सवाल। शेयर कम हो रहा है, उसका भाग कम हो रहा है, अंश कम हो रहा है।